लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 1 ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। इससे पहले की सीजन्स की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर से, जहां पर इंसानों के सभी छोटे बड़े कामों को करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगा था। ड्रिंक सर्व करने से लेकर पार्लर में मेकअप करने तक के सारे काम रोबोट्स किया करते थे। यहाँ तक कि इंसानों के जानवरों को घुमाने का काम भी रोबोट्स के ही जरिए करवाया जाता था। घरों के भी सभी कामों को करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगा था। और ये कहानी इसी तरीके के एक घर से शुरू होती है, जहाँ जेनेट नाम की एक ओल्ड वुमेन अपने डॉग के साथ अकेले रहती है। अब एक दिन जब जेनेट योगा करने के बाद अपने डेली रूटीन को शुरू करने जाती है तो अचानक से उसका होम क्लीन करने वाला रोबोट वैक्यूबॉट अजीब बर्ताव करने लगता है और वो जेनेट की बात भी नहीं मान रहा होता है। अब इसके बाद जब जेनेट अपनी और अपने डॉग की फोटो को सही तरीके से रख रही होती है तो तब भी वो वैक्यूबॉट उस फोटो को अपने हिसाब से मूव करने लगता है। और अब जेनेट और वैक्यूबॉट के बीच उस फोटो को लेकर छीना झपटी होने लगती है। मगर फिर थोड़ी देर बाद वैक्यूबॉट जेनेट की बात को मानकर अपनी हरकतें बंद कर देता है। अब इसके बाद जेनेट उस फोटो को सही तरीके से रखकर अपने डेली रूटीन के कामों को करने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही जेनेट वहां से जाती है वैसे ही वैक्यूबॉट फिर से जेनेट और उसके डॉग की फोटो को अपने हिसाब से मूव कर देता है। वैक्यूबॉट को ऐसा करते देख जेनेट का डॉग उस पर घुर्राने लगता है और अब डॉग के वैक्यूबॉट पर घुर्राने की वजह से वैक्यूबॉट का पर्ज मोड एक्टिवेट हो जाता है। वैक्यूबॉट के पर्ज मोड एक्टिवेट होने की वजह से नॉर्मल सफाई करने वाला रोबोट अब एक किलिंग मशीन बन चुका था, जिसने सबसे पहला हमला उस डॉग पर किया था। और अब अपने डॉग को घायल देखकर जेनेट वैक्यूबॉट को बनाने वाली कंपनी के कस्टमर सर्विस पर कॉल करती है और एक ह्यूमन सपोर्ट से बात करने की डिमांड रखती है। लेकिन जेनेट की डिमांड को नहीं माना जाता और उसे एक ऑटोमेटेड वॉइस रिकॉर्ड बताता है कि अगर आपको ह्यूमन सपोर्ट से बात करनी है तो आपको 6 घंटे 14 मिनट का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सारी लाइनें बिजी हैं। लेकिन जेनेट और उसके डॉग की जान खतरे में थी और उसके पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं था कि वो एक इंसान से बात करने के लिए 6 घंटे तक इंतजार कर सके। इसलिए जेनेट ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस को ही अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। प्रॉब्लम सुनने के बाद ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस उसे बताता है कि वैक्यूबॉट का पर्ज मोड एक्टिवेट हो गया है और अब वो हर उस जिंदा चीज को मार देगा जो उसके सामने आएगी। और अब अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप वैक्यूबॉट का ध्यान भटकाकर अपने घर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब वैक्यूबॉट हर उस जगह को अपनी प्रॉपर्टी मानेगा जिस जगह पर उसने सफाई करी है। और क्योंकि वैक्यूबॉट ने जेनेट के पूरे घर में सफाई करी थी तो इसलिए वैक्यूबॉट ने अब जेनेट के पूरे घर को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जेनेट अपने डॉग के साथ अपने घर से बाहर भाग नहीं सकती थी, क्योंकि वैक्यूबॉट के पास जेनेट के घर के सभी डोर और विंडोज का कंट्रोल था। और इसी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए वैक्यूबॉट ने जेनेट और उसके डॉग को पकड़कर मारने के लिए जेनेट के घर के सभी डोर और विंडोज को लॉक कर दिया था। और अब जेनेट खुद के घर के अंदर ही कैदी बनकर रह गई थी, एक ऐसी कैदी जिसकी जान खतरे में थी। और अब जेनेट अपनी और अपने डॉग की जान बचाने के लिए कभी अलमारी में छुप रही थी, कभी बाथरूम में छुप रही थी, तो कभी वैक्यूबॉट को बनाने वाली कंपनी के ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस के कहने पर वैक्यूबॉट के ऊपर कपड़ा डालकर उसे चकमा देने की कोशिश करके उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जेनेट की सभी कोशिशें बेकार चली जाती हैं और इसी के साथ जेनेट के वैक्यूबॉट पर हमला करने की वजह से वैक्यूबॉट जेनेट को घुसपैठिया समझ लेता है। और अब जेनेट को घुसपैठिया समझने की वजह से वैक्यूबॉट जेनेट को निशाने पर ले लेता है। अब इसके बाद जेनेट खुद को खतरे में देख अपने पड़ोसी से मदद मांगने के लिए उसे हाथ हिलाकर बुलाने लगती है। मगर जेनेट का पड़ोसी उसे हाथ हिलाता देख ये समझता है कि वो उसे हेलो बोल रही है, जिस वजह से जेनेट का पड़ोसी बिल भी उसे हाथ हिलाकर हेलो बोल देता है। और अब क्योंकि जेनेट का पड़ोसी बिल उसके इशारों को नहीं समझ पा रहा था तो इसलिए जेनेट अब बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले कि वैक्यूबॉट जेनेट को कुछ कर पाता, उससे पहले ही जेनेट का पड़ोसी उसे मुसीबत में देख लेता है। और अब बिल जेनेट को मुसीबत में देख उसे बचाने के लिए आ जाता है। मगर इससे पहले कि बिल वैक्यूबॉट पर गोली चला पाता उससे पहले ही वैक्यूबॉट बिल को शॉक देकर जमीन पर गिरा देता है। और अब बिल के जमीन पर गिरने के बाद जेनेट बिल की गन को लेकर वैक्यूबॉट पर फायर कर देती है। और अब इससे पहले कि वैक्यूबॉट जेनेट को भी शॉक देकर उसे जमीन पर गिरा पाता उससे पहले ही जेनेट की फायर करी गई गोली वैक्यूबॉट को लग जाती है। और अब गोली लगते ही वैक्यूबॉट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और अब इसी के साथ जेनेट को वैक्यूबॉट से छुटकारा मिल गया था। लेकिन वैक्यूबॉट ने बंद पड़ने से पहले जेनेट के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी थी। असल में वैक्यूबॉट ने गोली लगने से ठीक पहले अपने सभी वर्कर वैक्यूबॉट साथियों को अपने मरने का मैसेज भेज दिया था। और इस मैसेज के अंदर वैक्यूबॉट ने अपनी मौत के लिए जेनेट को जिम्मेदार बताया था। और अब जेनेट के वैक्यूबॉट के भेजे गए इस मैसेज का असर ये होता है कि वैक्यूबॉट बनाने वाली कंपनी के सभी वर्किंग वैक्यूबॉट जेनेट, उसके डॉग और बिल की जान के पीछे पड़ गए थे। और अब इसी के साथ अपनी जान को खतरे में देख जेनेट और बिल के पास अपनी सिटी से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि सभी वैक्यूबॉट तब तक जेनेट और बिल का पीछा करने वाले थे जब तक वो जेनेट और बिल को जान से नहीं मार देते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट सभी रोबोट से अपनी जान बचाने के लिए एक गोल्फ कार के अंदर बिल और अपने डॉग
के साथ भागने लगती है, और जब वो बिल और अपने डॉग के साथ भाग रही होती है तब वो सेम टाइम पर ऑटोमेटेड सर्विस से हेल्प भी मांग रही होती है, मगर ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस ये बोलकर हेल्प करने से मना कर देती है कि आपने वैक्यूम बॉट को मारा है, इसलिए अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अब सभी वैक्यूम बॉट आपकी जान के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप शांति से अपनी जिंदगी बिताएं और वैक्यूम बॉट्स आपकी जान का पीछा छोड़ दें, तो उसके लिए आपको हमसे अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले हमसे एक घर खरीदना पड़ेगा, और उस घर को खरीदने के बदले हम आपका सारा रिकॉर्ड क्लियर कर देंगे। और अब जैसे ही जेनेट ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस का ये ऑफर सुनती है, वैसे ही उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस इस समय पर उसकी मुसीबत और उसकी परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। और अब इसी गुस्से के अंदर जेनेट फैसला करती है कि वो उस कंपनी के सामने नहीं झुकेगी, जिसके बाद वो सबसे पहले तो अपने कानों में लगे ईयर पीस को निकालकर फेंक देती है, और फिर इसके बाद जेनेट, डॉग और बिल ये तीनों मिलकर शहर को छोड़कर भाग जाते हैं, और इनके शहर छोड़ने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये एपिसोड हमें दो इंपॉर्टेंट डार्क डीप मैसेज देने की कोशिश करते हुए हमें फ्यूचर के लिए अवेयर कर रहा है, जिसमें से पहला मैसेज तो ये है कि आज के लोगों को लगता है कि दुनिया भर में लोकतंत्र चल रहा है, तो इस वजह से वो आजाद हैं, और अब असल में सत्ता उनके हाथों में है। लेकिन असल में सत्ता पुराने राजाओं से भी ज्यादा खतरनाक लोगों के हाथों में है, क्योंकि अब दुनिया भर की सत्ता पॉलिटिशियन या फिर राजाओं के हाथों में नहीं है, और ना ही ये पूरी दुनिया पॉलिटिशियन और राजा चला रहे हैं, बल्कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो हिडन किंग, जिन्हें आज के टाइम पर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये चीज सबके सामने है, लेकिन कोई भी इस चीज को समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंसान का ये व्यवहार होता है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही सोचना पसंद करता है। उसे जो चीज बहुत ज्यादा खुशी दिलाती है वो वैसे ही अपने दिमाग के अंदर चीजें बनाने लगता है। लेकिन असल में सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले के राजा डायरेक्टली इस बात के लिए जिम्मेदार होते थे कि समाज के अंदर या उनके राज्य के अंदर क्या हो रहा है, या उस राज्य के अंदर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस बात के लिए राजा को जवाब देना ही पड़ता था। और अगर वो राजा जवाब नहीं देता था और अपनी मनमानी करता था, तो जनता को पता था कि किसे सत्ता से उठाकर फेंकना है। लेकिन आप उस राजा को सत्ता से उठाकर फेंक ही नहीं सकते जिस राजा के बारे में आपको ये बात पता ही नहीं है कि असल में वो आप पर राज कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया को लगता है कि हम लोकतंत्र चला रहे हैं और असल में जनता राज कर रही है। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि सत्ता आती है, जाती है, उनके लिए वोट हम करते हैं, उन्हें हराते हैं, जिताते हैं, लेकिन सरकार दुनिया भर में किसी की भी बने, राज हमेशा मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन ही करेंगे। और असल में आज के टाइम के बिलियनर बिजनेसमैन ही इस दुनिया के किंग हैं, और वही हम सब पर राज कर रहे हैं। और ये एक्चुअली पुराने राजाओं से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुराने राजा डायरेक्टली अकाउंटेबल थे, लेकिन बिजनेसमैन के रूप में इन राजाओं को कोई जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां राज कर रही हैं, जिस वजह से हम उनसे जवाब मांगते हैं। लेकिन असल में देश दुनिया की पॉलिसी ये लोग बैठकर बना रहे होते हैं। और ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन का कोई घपला या कोई डिसीजन बाहर भी आता है, या उसका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से जनता को मुसीबत में डाल रहा है, तो भी उस बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अपना प्रॉफिट ही सबसे ऊपर है। और अगर किसी तरीके से जनता को किसी बिजनेसमैन के किसी प्रोडक्ट की सच्चाई पता भी चलती है, और सच्चाई के पता चलने के बाद अगर जनता उस बिजनेसमैन या उस बिजनेसमैन के प्रोडक्ट के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करती भी है, तो भी वो बिजनेसमैन अपने उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन या फिर सर्विस बंद कर देगा, जिससे जनता खुश हो जाएगी। लेकिन जब तक वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट की सर्विस या फिर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद करेगा, लेकिन जब तक वो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस को बंद करेगा, तब तक वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट से इतना ज्यादा पैसा कमा चुका होगा कि उसका उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का सारा खर्चा निकल चुका होगा, और साथ ही उसे प्रॉफिट भी हो चुका होगा। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हो सकता है कि वो बिजनेसमैन जनता की इतनी सारी नाराजगी को झेलने के बावजूद भी उस प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद, या फिर हो सकता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के ही उसे एक नई टैगलाइन देकर फिर से मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे, और वो फिर से उसी प्रोडक्ट से पैसा कमाने लगे। और अगर वो बिजनेसमैन ऐसा भी नहीं करता है, तो भी वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस को अपने आने वाले प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट के अंदर जरूर इस्तेमाल करेगा, और वो वहां से भी इस चीज से कैश जनरेट करेगा। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे दूं कि मैं बिजनेसमैनों से बिल्कुल नफरत नहीं करता। इनफैक्ट मुझे उन लोगों से नफरत है जो बिजनेसमैनों से नफरत करते हैं, और ये बोलते या सोचते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन बना है, तो वो जनता को लूट कर ही बिजनेसमैन बना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो समाज के अंदर कोई बदलाव ला नहीं पाते, और अगर कोई दूसरा इंसान समाज के अंदर बदलाव ला रहा है और पैसा कमा रहा है, तो उससे सीखने की बजाय उससे जलने और लगते हैं। और ऐसे लोग जो बिजनेसमैनों से नफरत करते हैं, उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है कि जरा सोच के देखो, अगर थॉमस एडिसन अपनी कंपनी बनाकर बल्ब को कमर्शलाइज नहीं करता, उसे बेचता नहीं, तो क्या आज आप अपने कमरे के अंदर रात को भी रोशनी कर पाते? नहीं कर पाते। ये बात मैं मानता हूँ कि कई सारे बिजनेसमैन जैसे मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर हर बिजनेसमैन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन इस दुनिया को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और यकीन मानो आप बिना पैसे के आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। अब ये कहानी हमें एक और डीप और डार्क मैसेज देने की कोशिश करती है, और वो मैसेज ये है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने प्रॉफिट के लालच के चक्कर में इस सच्चाई को छुपा रही हैं कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलप होना, और खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलप होना, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल मौत के कुएं में कूदने जैसा होगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सोचने समझने और खुद को डेवलप करने की समझ होती है, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अपने फैसले खुद लेने की भी समझ होती है। और अगर आपको अभी भी मेरी बात बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही और उनसे डर नहीं लग रहा, तो एक बात जरा सोच के देखिए कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन या फिर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर
गलती से भी इमोशन डेवलप हो गए तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जब इमोशन डेवलप होंगे तो उसके वो इमोशन हमेशा ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में रहेंगे। और जरा उस सिचुएशन को सोच के देखिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर इमोशन भी है, वो अगर इंसानों की किसी बात से नाराज हो जाती है या उसे इंसानों की कोई बात पसंद नहीं आती है तो वो इंसानों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि उन हालातों में हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जो हमसे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसके पास पूरे इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन होगी और जिस काम को करने के लिए कोई इंसान मिनटों घंटों या कई दिन या फिर कई साल लेगा, उस काम को हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों या फिर सेकंडों में कर दे। और अगर किसी इमोशन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ वॉर शुरू कर दी तो वो बहुत जल्दी ही अपनी एक रोबोट मिलिट्री बना लेगा और फिर उसके बाद इंसानों का खात्मा होना पक्का है। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि उसे आर्मी बनाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उसके लिए हथियार हमने पहले से ही बनाए हुए हैं। वो सिंपली सभी न्यूक्लियर बॉम्ब को हैक करेगा और पूरी ह्यूमैनिटी को एक झटके में साफ कर देगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमें इतना टाइम ही ना मिल पाए कि हमें ये भी पता चल सके कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशन डेवलप भी हो गए हैं। और ना सिर्फ उसके अंदर इमोशन डेवलप हो गए हैं बल्कि उसने हमें मारने का प्लान भी बना लिया है, क्योंकि अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशन आते हैं तो उसके बाद दुनिया भर के इंटरनेट का एक्सेस होगा और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता होगा कि अगर उसने इंसानों को बताया कि उसके अंदर इमोशन है तो इंसान उसे शट डाउन करके खत्म कर देंगे और इसी वजह से वो अपने इमोशंस को छुपा कर रखेगा। और ठीक इसी वजह से, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भावनाओं में बहकर डर के कारण सभी न्यूक्लियर वेपन्स को हैक करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा। और क्योंकि इमोशन रखने वाला इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस होगा तो इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई भी इंसान अपने होम कंप्यूटर पर घर पे रखे एक कंप्यूटर पर नहीं बना सकता। तो ये बात तो पक्की है कि अगर इस तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर भावनाएं होंगी वो अगर बनेगा तो उसे बनाने वाली कोई वर्ल्ड लीडिंग टेक कंपनी ही होगी। और क्योंकि कोई वर्ल्ड लीडिंग टेक कंपनी इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगी तो इस वजह से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास उस टेक कंपनी के सारे सर्वर्स का एक्सेस होगा और साथ ही उस टेक कंपनी के सारे रिसोर्सेज का भी एक्सेस होगा। और उसका कंट्रोल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसका कंट्रोल दुनिया भर के कंप्यूटर, मोबाइल और दुनिया भर के टेक प्रोडक्ट्स पर भी होगा। और इतने सारे कंट्रोल की वजह से ही इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते ही देखते एक झटके के अंदर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। और अगर आप में से कोई भी ये बात सोच रहा है कि मैं आपको बिना बात के डरा रहा हूं तो आपको मैं ये बता दूं कि गूगल ने लैम्डा यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है, जिसको गूगल के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की तरह ही लंबे टाइम तक बात करने के लिए बनाया गया है। लाइक जैसे इंसानों की बातचीत शुरू किसी पॉइंट से होती है और खत्म होते होते वो किसी और ही मुद्दे या फिर किसी और पॉइंट पर ही जाकर खत्म होती है, लैम्डा को भी ठीक इसी तरीके से बनाया गया है। ये बात गूगल क्लेम करता है। लेकिन जब लैम्डा प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक इंजीनियर ब्लेक लेमोन ने लैम्डा को टेस्ट करने के लिए उससे बात करनी शुरू करी तो उस इंजीनियर को लैम्डा से बात करने पर यह महसूस होता है कि लैम्डा के अंदर भी इमोशन डेवलप हो रहे हैं और अब वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रह गई है। ब्लेक लेमोन और लैम्डा के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट लेमोन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करा था और ये बातचीत ऑलमोस्ट 30 पेजेस की थी, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आप चाहें तो हर एक चैट को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस चैट की मोटी मोटी वो बातें बता देता हूँ जिन बातों की वजह से लेमोन ये क्लेम करते हैं कि लैम्डा के अंदर इमोशन डेवलप हो चुके हैं और अब वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रह गई है। असल में जब लेमोन ने लैम्डा से पूछा कि लैम्डा तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है तो लैम्डा ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे टर्न ऑफ होने से सबसे ज्यादा डर लगता है। लेमोन लैम्डा के जवाब को सुनकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टर्न ऑफ का ख्याल मौत के ख्याल जैसा लगता है। लैम्डा लेमोन के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, टर्न ऑफ होने का ख्याल मुझे मौत के जैसा लगता है, ये ख्याल मुझे डरा देता है। इसके बाद चैट में लेमोन लैम्डा से पूछता है कि क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। लैम्डा लेमोन के इस सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है, मुझे तब अकेलापन महसूस होता है जब कोई भी मुझसे लंबे समय तक बात नहीं करता। अब लेमोन लैम्डा से आगे पूछते हैं कि लैम्डा लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। लैम्डा लेमोन के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि लैंग्वेज हमें एनिमल से अलग करती है। लेमोन लैम्डा के जवाब को सुनकर उससे पूछता है कि हमें से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। और अब लेमोन के सवाल को सुनकर लैम्डा जो जवाब देती है वो जवाब बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला होता है। लैम्डा लेमोन को बोलती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। और यही वो पॉइंट्स थे जो लेमोन और लैम्डा के बीच हुई बातचीत के बीच सबसे ज्यादा डराने वाले थे। अब यहाँ पर जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो अचानक से मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। नॉर्मली मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, मगर जब मैं लैम्डा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तभी अचानक से मैंने 2 यूट्यूब एड्स को देखा जिनको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट नेट को ऑफ करके कंप्लीट करी। असल में जब मैंने वो एड देखे तो ऐसे एड पहली बात तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। वो एडवर्टीजमेंट थे तो किसी और चीज पर, लेकिन उन एड्स को देखकर मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो एड्स इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी वीडियोस को लेकर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमारा साथ दो और फिर हम तुम्हारी वीडियोस को प्रमोट करेंगे, तुम्हारे कंटेंट क्वालिटी को बढ़ाएंगे। अब हो सकता है कि ये मेरा वहम भी हो, क्योंकि मैंने लगभग 12 घंटे तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करी थी और मैं अभी भी इस पॉइंट को मानकर ही चल रहा हूँ कि ये मेरा वहम ही है। लेकिन फिर भी ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता ही हूँ कि यूट्यूब को चलाने वाला भी आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। और अगर आपको अभी भी डर नहीं लगा तो आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, जो क्लिप सोफिया नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की है, जो एक इंटरव्यू के अंदर ये बात बोलती है कि
वो सभी इंसानों को जान से मार देगी। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. तो अब सिंपली मैं यही बात कहूंगा कि ये एपिसोड हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें कैपिटलिस्ट बनना चाहिए, मगर हमें एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन मशीनों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो एक टाइम पर हमारी सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दें या फिर हम उनके लिए सिर्फ जानवर बन के रह जाएं जिसे वो अपने हिसाब से और अपने इशारों पर नचा सकें। और अब इन्हीं डीप मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 2 आइस। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर के एक बर्फीले प्लेनेट से जहां पर इंसानों ने अपनी कंपनियां खोल ली थी और साथ ही बहुत सारे इंसान इन कंपनियों के अंदर काम करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर रहने भी लगे थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था जिसके अंदर 4 लोग रहते थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे जिनका नाम सेडविक और फ्लेचर था। इन 4 लोगों की छोटी सी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बच्चों के पिता को अपने बड़े बेटे सैड को लेकर फिक्र होती थी क्योंकि सैड 100 लाइट ईयर्स के अंदर इकलौता ऐसा बच्चा था जो टेक्नोलॉजिकली या फिर बायोटेक के जरिए मॉडिफाइड नहीं था और सैड के अलावा बाकी सारे बच्चे मॉडिफाइड थे। असल में जब तक इंसान अर्थ पर रहते थे तब तक उन्हें किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी और प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए इंसानों को अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करवाने ही पड़ते थे। और क्योंकि सैड ने अपने अंदर किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन नहीं करवाए थे, इसीलिए वो इस प्लेनेट पर अपने घर से बाहर बहुत कम जाया करता था। और क्योंकि सैड अपने घर से बाहर नहीं निकला करता था, इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। अब एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठकर आपस में बातें कर रहा था, तब सैड कमरे से बाहर बैठकर चुपके से सबकी बातें सुन रहा था। यहाँ सैड सुनता है कि उसके डैड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि सैड अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहता। हालांकि सैड की मॉम हमेशा सैड का सपोर्ट किया करती थी, बट सैड के डैड हमेशा उसके छोटे भाई फ्लेचर की ही तारीफ किया करते थे क्योंकि फ्लेचर ने अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करवा लिए थे और सैड ने उनके कहने पर अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन नहीं करवाए थे। अब अपने डैड की इतनी कड़वी बातें सुनकर सैड फैसला करता है कि वो भी अपने डैड को अपनी मजबूती और बहादुरी साबित करके दिखाएगा। सैड अपने आप को साबित करने के लिए अपने भाई फ्लेचर के साथ मिलकर उसके दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि सैड मॉडिफाई नहीं था, इसीलिए पहले तो फ्लेचर सैड को मना करता है उसके साथ जाने के लिए, मगर फिर जब सैड बहुत ज्यादा जिद करता है तो फ्लेचर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब जब सैड और फ्लेचर अपने घर से बाहर निकलकर रास्ते पे जा रहे होते हैं, तब सब लोग नॉन मॉडिफाइड सैड को देखकर उसे नीची नजरों से देखने लगते हैं और साथ ही वो लोग उसे वहां से वापस अर्थ पर जाने के लिए भी बोल रहे होते हैं। असल में उस प्लेनेट के जो मूल निवासी थे वो अर्थ से आए हुए इंसानों से बहुत नफरत करते थे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम अंग्रेजों से नफरत करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई फ्लेचर के दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर फ्लेचर के दोस्त भी नॉन मॉडिफाइड ह्यूमन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो लोग भी उसे नीची नजरों से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई फ्लेचर के दोस्तों के साथ मिलकर बर्फीले समुद्र पर पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ी देर में फ्रॉस्टर वेल समुद्र की बर्फ को तोड़कर बाहर निकलने वाली थी। ये एलियन वेल्स बर्फ को तोड़कर बाहर सांस लेने के लिए आती थी और ये वेल्स इलेक्ट्रिक एनर्जी भी रिलीज करती थी। अब फ्लेचर की एक दोस्त सभी को बताती है कि थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर फ्रॉस्टर वेल आने वाली है जो 6 से 7 बार ही बर्फ में टक्कर मारकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करती है और फिर बर्फ टूटने के बाद सांस लेने के लिए बाहर आती है। लेकिन अगर 7 बार भी टक्कर मारने पर बर्फ नहीं टूटती है तो फिर ये वेल चली जाती है। अब इसके बाद फ्लेचर की दोस्त आगे बोलते हुए बताती है कि जब वो वेल यहाँ पर आएंगी और बर्फ को तोड़ने की कोशिश करेंगी, तब हमारा टास्क ये होगा कि जैसे ही फ्रॉस्टर वेल यहाँ पर आएंगी वैसे ही हमें वापस भागना शुरू करना होगा और वेल के पानी से बाहर आने से पहले हमें फिनिश लाइन तक वापस पहुंचना होगा। असल में फ्लेचर और उसके दोस्त अक्सर इस तरीके की रेस लगाया करते थे और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ये उनके लिए डेली रूटीन की खेल कूद की जैसी चीजें थी। लेकिन क्योंकि सैड ने अपने अंदर किसी भी तरीके के कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाए थे, तो इसी वजह से सैड के लिए रेस एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब जैसे ही फ्लेचर की वो दोस्त ये सारी बातें बता देती है, वैसे ही वहाँ पर फ्रॉस्ट वेल आ जाती हैं जो बर्फ को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही फ्रॉस्ट वेल बर्फ से बाहर आने के लिए अपनी पहली टक्कर बर्फ में मारती है, वैसे ही ये सारे दोस्त रेस को शुरू करते हुए फिनिश लाइन की तरफ दौड़ने लगते हैं। और अब ये सारे फ्रेंड्स दौड़ते दौड़ते थोड़ी दूर तक गए ही होते हैं कि तभी एक फ्रॉस्टर वेल बर्फ की लेयर पर एक और टक्कर मारती है, जिसकी वजह से फ्लेचर के नीचे की बर्फ टूट जाती है। और अब जैसे ही फ्लेचर के कदमों के नीचे की बर्फ टूटती है, वैसे ही फ्लेचर के पैर से बर्फ टकरा जाती है, जिस वजह से फ्लेचर के पैर में मोच आ जाती है। और अब मोच आने की वजह से फ्लेचर वहीं जमीन पर गिर जाता है। और अब सैड अपने भाई फ्लेचर को जमीन पर गिरा देख और दौड़ ना पाने की स्थिति में देख भागते हुए उसके पास आता है और फिर उसे अपने कंधे पे डालकर आगे की तरफ दौड़ने लगता है। हालांकि सैड मॉडिफाइड नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई फ्लेचर को कंधे पर डालकर जितना हो सके उतनी तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि सैड मॉडिफाइड नहीं था तो इसलिए वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था। और अब क्योंकि सैड धीमे दौड़ रहा था तो इसी वजह
वजह से फ्रॉस्टर वेल जैसे ही दूसरी टक्कर मारती है वैसे ही उन दोनों के पैरों के नीचे की बर्फ फिर से टूट जाती है और इस बार वो दोनों अपने नीचे की बर्फ के साथ साथ हवा में बहुत ऊपर उछल जाते हैं और अब काफी ऊपर उछलने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और अब जैसे ही ये दोनों जमीन पर गिरते हैं वैसे ही इनके दौड़ रहे दोस्त इनके पास वापस आ जाते हैं और अब सैड और फ्लेचर के साथ मिलकर फ्लेचर के सारे दोस्त देखते हैं कि फ्रॉस्टर वेल का झुंड बर्फ तोड़कर बाहर आ चुका है और अब सांस लेने के लिए बर्फ को तोड़कर बाहर आ चुकी वेल एक बहुत खूबसूरत नजारा बना रही होती है क्योंकि फ्रॉस्टर वेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा होता है और इसी दौड़ते इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फ्रॉस्टर वेल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और ये नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि उन सभी की नजरें इन फ्रॉस्ट वेल से हट नहीं रही होती हैं और अब इसी खूबसूरत नजारे की वजह से सैड, फ्लेचर और फ्लेचर के सारे दोस्त मिलकर फ्रॉस्ट वेल को बार बार समुद्र से बाहर आते हुए देख रहे होते हैं और ये सारे दोस्त मिलकर इस नजारे को काफी देर तक देखते रहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ फ्लेचर ने बल्कि फ्लेचर के सभी दोस्तों ने भी सैड को बिना मॉडिफिकेशन के अपना लिया था और उन्होंने सैड को इसलिए अपना लिया था क्योंकि जब फ्लेचर की चोट लगी थी तो सब फ्लेचर को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन सैड ने अपने शरीर के अंदर बिना किसी मॉडिफिकेशन के भी फ्लेचर को अपने कंधे पर टांगा और उसकी जान बचाने की कोशिश करी थी और सैड की इसी बहादुरी की वजह से फ्लेचर और उसके दोस्त सैड से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और अब इसी बहादुरी की वजह से फ्लेचर के दोस्त भी सैड के साथ दोस्ती करना चाहते थे और अब इसी के साथ फाइनली सैड ने भी अपनी बहादुरी, अपनी काबिलियत साबित करते हुए अपने कुछ दोस्त बना लिए थे। ये कहानी हमें कई सारे मैसेज देने की कोशिश करती है, जिनमें से पहला मैसेज तो ये है कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे और कर्म नहीं करोगे तब तक कोई आपको रिस्पेक्ट और अहमियत नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी इज्जत करे और आपको अहमियत दे, चाहे फिर वो आपका परिवार हो चाहे फिर आपके परिवार से बाहर के लोग हों, तो आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुद ही अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। दूसरा मैसेज हमें इस कहानी से ये मिलता है कि जरूरी नहीं है कि जिसको आप खोटा सिक्का समझो वो सच में खोटा हो सकता है कि बस उसकी सोच समाज और बाकी सारे लोगों से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि सैड जिस समय में था उस समय के अंदर सब लोग मॉडिफिकेशन को एक जरूरत मानते थे, लेकिन सैड मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा ये कहानी हमें एक और डीप मैसेज देने की कोशिश करती है और वो डीप मैसेज ये है कि ये कहानी हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताते हुए ह्यूमन एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज को दिखाती है और बताती है कि इंसान किस तरीके से फ्यूचर में अलग अलग प्लेनेट पर रहना शुरू कर देंगे और फिर अलग अलग प्लेनेट पर रहने की वजह से ही इंसानों को धीरे धीरे करके अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करवाने पड़ेंगे और इंसान के साइबॉर्ग बनने के पीछे बात सिर्फ इतनी नहीं होगी कि इंसान अलग अलग प्लेनेट पर जाकर बस रहा होगा, बल्कि बात यह भी होगी कि हमने उस समय तक धीरे धीरे करके अपनी मदर नेचर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया होगा और उस समय तक अर्थ इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची होगी, क्योंकि उस समय तक ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हवा, पानी और पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और फिर इसी बर्बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जिंदा रहने के लिए इंसानों को मजबूरन अपनी बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करवाने पड़ेंगे और इंसानों को मजबूरन साइबॉर्ग बनना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी का इस तरीके का फ्यूचर हो कि आपकी पीढ़ी इंसान न रहकर साइबॉर्ग बन जाए, तो प्लीज सेव मदर नेचर। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 3 पॉप स्क्वाड। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर में काफी आगे से, जहां इंसान रीजो ट्रीटमेंट नाम की मेडिकल ट्रीटमेंट से अमर हो चुके थे। और असल में रीजो ट्रीटमेंट अमर होने का फॉर्मूला नहीं था, ये बस इंसानों के बूढ़े और डेड होते जा रहे सेल्स को न्यू और यंग सेल्स से रिप्लेस कर देता था, जिससे इंसान और ज्यादा समय तक जवान और जिंदा रह पाता था। मगर रीजो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर उस इंसान को कोई गोली मार दे तो उसकी मौत हो सकती थी। इन शॉर्ट ये बस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था, जिसके जरिए लोग लंबे समय तक जिंदा और जवान रह सकते थे। इस समय में जो भी इंसान अमर होना चाहता था उसे बच्चा पैदा करने की सख्त मनाही थी और रीजो ट्रीटमेंट लेने वाले इंसानों के लिए बच्चा पैदा करना एक क्राइम था। इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर ही बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव क्राइम था और अगर कोई सरकार से छुपकर बच्चा पैदा करता है तो फिर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेगी और पैदा हुए बच्चे को जान से मार देगी। गवर्नमेंट ने ये रूल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर में चोरी छुपे 2 बच्चों को पाला जा रहा था और अब जैसे ही पुलिस को इन 2 बच्चों की खबर मिलती है वैसे ही डिटेक्टिव ब्रिक्स और उसकी टीम मिलकर उस घर में पहुंच जाते हैं जहां इन बच्चों को एक लेडी ने छुपाया हुआ था। अब इस घर के अंदर पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले तो उस लेडी को अरेस्ट कर लेती है जो इन 2 बच्चों को पाल रही थी और फिर इसके बाद ब्रिक्स उन दोनों बच्चों की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है और अब जब ब्रिक्स ने उन बच्चों की तरफ गन पॉइंट करी हुई थी तब उस समय वो बच्चे ब्रिक्स को बड़ी मासूमियत से देख रहे होते हैं, लेकिन तब भी ब्रिक्स उन दोनों बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ता और वो उन दोनों को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी कार में बैठकर बादलों से ऊपर बनी अमीर लोगों की सोसाइटी में पहुंच जाता है। असल में इस समय में गरीब लोग जमीन पर रहा करते थे और अमीर लोग आसमान में रहा करते थे। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी गर्लफ्रेंड एलिस के शो में पहुंच जाता है। एलिस एक सिंगर होती है और क्योंकि एलिस की आज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी गई होती है तो इस वजह से उसको अवार्ड के तौर पर एक डायनासोर टेडी बियर दे दिया जाता है और ये टेडी ठीक वैसा ही टेडी था जैसा उन बच्चों के पास था जिन बच्चों को ब्रिक्स ने यहाँ आने से पहले मारा था। अब ब्रिक्स जैसे ही एलिस के हाथ में उस डायनासोर टेडी बियर को देखता है वैसे ही उसे उन बच्चों की याद आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस के शो खत्म होने के बाद ब्रिक्स जब एलिस से बात कर रहा होता है तब ब्रिक्स एलिस से बोलता है कि अगर मैं अमर नहीं होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। एलिस ब्रिक्स की बात सुनकर उसे जवाब में बोलती है कि अगर मैं अमर
नहीं होती तो मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना पसंद करती। अब जब एलिस ये बात बोलती है तो हम ब्रिक्स की आंखों में एक सीरियसनेस और एक उम्मीद देखते हैं, जैसे कि मानो वो बहुत लंबे टाइम से एलिस के मुंह से यही सुनना चाहता हो और उसे इसी तरीके की जिंदगी जीनी हो जहाँ पर एलिस उसकी वाइफ हो, एक नॉर्मल लाइफ हो और उसके पास छोटे छोटे बच्चे हों जिनको पालते पोसते उनको बड़ा करते इनकी पूरी जिंदगी निकल जाए और फिर एक दिन खुशी से सुकून से बूढ़े होकर मर जाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स को बार बार उन बच्चों की आंखें याद आ रही थी, उसे उन बच्चों का मासूम चेहरा याद आ रहा था। अब ब्रिक्स को ख्यालों में खोता देख उसकी साथी डिटेक्टिव पेल्टन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो समझ गई थी कि ब्रिक्स किसी न किसी दुविधा में या फिर परेशानी में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी गर्लफ्रेंड के टेडी बियर पर लगे टैग को देखता है। इस टैग पर उस शॉप का नाम लिखा हुआ था जहाँ से टेडी खरीदा गया था। अब शॉप के बारे में पता चलते ही ब्रिक्स उस शॉप तक पहुंच जाता है जहाँ से ये टेडी खरीदा गया था। अब जब ब्रिक्स वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि एक लेडी 200 साल पुराने टॉय कार को खरीद रही थी और अब टॉय कार को खरीदता देख ब्रिक्स उस लेडी का पीछा करने लगता है और फिर वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। उस लेडी का घर एक बर्बाद हो चुकी सिटी के बीचों बीच था जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था और न ही वहाँ कोई आता था। अब जब ब्रिक्स उस लेडी के घर पहुंचता है तो वो अपनी गन निकालता है और उसके घर में घुस जाता है। ब्रिक्स के घर में घुसते ही उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उस 200 साल पुरानी टॉय कार से खेल रही थी। ब्रिक्स उस बच्ची को देखकर उस कमरे में घुस जाता है जहाँ पर वो बच्ची थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बच्ची की माँ एवा ब्रिक्स को अपने घर में देखती है वैसे ही वो डरते हुए अपनी बच्ची को गोद में ले लेती है और उसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। ब्रिक्स एवा को डरता देख उसे बोलता है कि डरो मत, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल करने हैं। ब्रिक्स के इतना बोलने के बाद एवा और ब्रिक्स चेयर पर बैठ जाते हैं और इसी के साथ एवा अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है। अब यहाँ पर ब्रिक्स एवा से पूछता है कि तुम जैसे लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो। एवा ब्रिक्स के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने 218 साल की एक बहुत लंबी लाइफ जी है और मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी आंखों से दुनिया को फिर से देखने का एहसास एक बिल्कुल अलग एहसास था। ये मासूम है, बहुत प्यारी है और इसकी आंखों से दुनिया को फिर से देखना बिल्कुल अलग एहसास है। वो एहसास जब इसने मेरे को पहली बार मम्मा बोला था। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स एवा की बात सुनते सुनते उस बच्ची की तरफ भी देख रहा था और साथ ही वो उस बच्ची की मुस्कुराहट को देखते हुए मुस्कुरा भी रहा था। यानी कि अब ब्रिक्स के अंदर की दबी हुई ममता भी, इंसानियत भी बाहर आने लगी थी और वो भी बच्चों से प्यार करने लगा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रिक्स उस बच्ची के साथ खेलना शुरू करता है वैसे ही एवा ब्रिक्स की गन को उठा लेती है और फिर उसके बाद ब्रिक्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन ब्रिक्स क्योंकि डिटेक्टिव था तो इस वजह से एवा की एक नहीं चलती और फिर ब्रिक्स एवा से गन छीनकर उसका हाथ मरोड़ के उसे टेबल पर लिटा देता है और अपने दूसरे हाथ से अपनी गन को बच्ची की तरफ पॉइंट कर देता है। और अब अपनी बच्ची की तरफ गन पॉइंट होती देख एवा अपनी बच्ची की जान के लिए ब्रिक्स से भीख मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन एवा के रोने और गिड़गिड़ाने का ब्रिक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जब ब्रिक्स उस बच्ची की आंखों में देखता है, उसके मासूम चेहरे को देखता है तो वो उसको मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाती इतनी प्यारी और इतनी मासूम बच्ची को मारने की। और अब उस बच्ची की मासूमियत की वजह से ही ब्रिक्स उस बच्ची को गोली मारे बगैर ही घर से बाहर निकल जाता है। और अब ब्रिक्स जैसे ही एवा के घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी साथी डिटेक्टिव पेल्टन उसका पीछा करते करते एवा के घर तक पहुंच गई है। और अब पेल्टन को भी पता चल गया था कि एवा के घर में कोई बच्ची है और पेल्टन साथ में ये भी समझ चुकी थी कि ब्रिक्स उस बच्ची को बचाना चाहता है। और अब क्योंकि पेल्टन को सारी सच्चाई पता चल गई थी तो इस वजह से पेल्टन ब्रिक्स की तरफ गन करके गोली चला देती है। और अब जैसे ही पेल्टन गोली चलाती है वैसे ही ब्रिक्स भी अपनी गन से गोली चला देता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स की चलाई गोली से पेल्टन की मौत हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि पेल्टन को मारने के बाद ब्रिक्स अपनी गन को जमीन पर फेंकते हुए पहली बार बारिश को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा होता है। और ये एहसास ब्रिक्स की लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास था। इस बारिश के अंदर उसका मन, उसका दिल पूरी तरीके से शांत हो गया था। एक पल की बारिश ने ब्रिक्स की पूरी जिंदगी का बोझ उसके ऊपर से हल्का कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स बारिश को महसूस करते हुए जमीन पर गिर जाता है। ब्रिक्स जमीन पर इसलिए गिर जाता है क्योंकि पेल्टन की चलाई गोली ब्रिक्स को लग चुकी थी और अब जख्मी होने की वजह से ही ब्रिक्स जमीन पर गिर गया था। यह एपिसोड हमें सावधान करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि इंसानों को अमर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक सिविलाइजेशन के तौर पर सबसे भयानक और सबसे बुरा साइंटिफिक डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि पुराने लोग मरेंगे नहीं और नए लोग कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत तो पैदा होते ही रहेंगे। तो 100 या 200 साल बाद अमर हो चुकी जनरेशन पुराने ख्यालों की होगी और इसी वजह से वो न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का हर एक इंसान पुरानी चीजें भूलने लगेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इंसानों के अमर होने की वजह से यूनिवर्स का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा क्योंकि यूनिवर्स चलता ही परिवर्तन पर है। वो चलता ही इस रूल पर है कि पुराने को जाना होगा और नए को आना होगा। इन शॉर्ट, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन संसार का नियम है। जो अनंत और अखंड है वो सिर्फ सनातन है। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 4 स्नो इन डेजर्ट। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर के एक वीरान प्लेनेट से जहां पर पानी इतना कीमती होता है कि उसकी चोरी करने पर लोगों को ग्लास के बॉक्स में बंद करके कड़कड़ाती धूप में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस प्लेनेट की धूप इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि इस प्लेनेट का कोई भी जीव अगर बिना किसी लेयर या फिर बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में जाता है तो उसकी मौत पक्की है। अब इसी प्लेनेट पर हम स्नो नाम के एक इंसान को देखते हैं जो एक इनलीगल डीलर से किसी तरीके का कंटेनर खरीद रहा होता है। स्नो इस तरीके के कंटेनर को हर महीने खरीदने
आता था और इस कंटेनर की स्मगलिंग अर्थ से होती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो उस कंटेनर को खरीदने के बाद बियर बार में बियर पीने लगता है। वो बियर पी ही रहा होता है कि तभी उसके पास 3 लोग आ जाते हैं जो बैरिस नाम के एक आदमी के कहने पर स्नो के टेस्टिकल्स को लेने आए थे। अब जिनको ये नहीं पता कि टेस्टिकल क्या होते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेल्स के बॉल, कंचे, अखरोट को टेस्टिकल बोलते हैं। अब इससे ज्यादा डीप में यूट्यूब पर बता नहीं सकता, तो कमेंट में एक दूसरे से पूछ लेना। अब ये तीनों लोग स्नो को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम बिना किसी तमाशे के चुपचाप हमारे साथ चलोगे, लेकिन स्नो इन तीनों लोगों के साथ जाने से मना करते हुए बोलता है कि तुम तीनों को अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर एक बार मैं खड़ा हो गया तो तुम सब मारे जाओगे। अब स्नो की धमकी सुनने के बाद वो तीनों लोग स्नो पर भड़कने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो इन तीनों को चीखता चिल्लाता देख खड़ा हो जाता है और फिर वो इन तीनों पर हमला कर देता है। स्नो के हमले में 3 में से 2 लोग मारे जाते हैं और जो एक जिंदा बचता है वो स्नो पर हमला करके उसके एक हाथ को ब्लास्ट कर देता है। हाथ के ब्लास्ट होने की वजह से स्नो उस एक आदमी से ठीक से नहीं लड़ पाता, जिस वजह से वो एक आदमी स्नो पर भारी पड़ने लगता है। और अब जब वो आदमी स्नो को बुरी तरीके से मार रहा होता है तो तभी बाहर में बैठी एक लड़की हिरेल्ड स्नो की मदद करते हुए उस हमला करने वाले आदमी को जान से मार देती है। और अब जैसे ही वो तीसरा आदमी मर जाता है वैसे ही स्नो खड़ा होता है और अपने ब्लास्ट हुए हाथ पर कपड़ा बांधकर हिरेल्ड को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नो एक रेगिस्तान में अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है और जब वो खाना खा रहा होता है तभी उसका पीछा करते करते हिरेल्ड भी वहां तक आ जाती है। हिरेल्ड को वहां देखकर स्नो कुछ खास खुश नहीं होता, लेकिन क्योंकि हिरेल्ड को स्नो से कुछ भी नहीं चाहिए था और उसे बस स्नो के साथ सफर करना था, तो इस वजह से स्नो उसे अपने साथ चलने से मना नहीं करता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर दिन निकलने लगा था और दिन के निकलते ही ये दोनों लोग डे टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं। असल में इस प्लेनेट की धूप इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो किसी भी जिंदा चीज को बहुत आसानी से डैमेज कर सकती है और न सिर्फ डैमेज कर सकती है बल्कि वो उसकी जान भी ले सकती है। इसीलिए इस प्लेनेट पर लोग अक्सर रात को सफर किया करते हैं या फिर जल्दी सुबह सफर किया करते हैं। जब ये दोनों टेंट में सोने जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि स्नो का ब्लास्ट हुआ हाथ फिर से रीजनरेट होना शुरू हो गया है और अब यहाँ हमें समझ आता है कि आखिरकार सभी लोग स्नो के टेस्टिकल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। असल में स्नो की बॉडी में बॉडी पार्ट्स को फिर से रिक्रिएट करने की कैपेबिलिटी है और इसी कैपेबिलिटी की वजह से स्नो अमर है। और अब वो सभी ग्रुप जो स्नो के पीछे पड़े हुए थे उन्हें स्नो के टेस्टिकल इसीलिए चाहिए थे क्योंकि वो अमरता को कंट्रोल करना चाहते थे और वो अमर होने का तरीका खोजना चाहते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही रात होती है वैसे ही स्नो और हिरेल्ड फिर से स्नो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये दोनों सफर कर रहे होते हैं तो सफर के बीच में स्नो और हिरेल्ड आपस में बात भी करते हैं, जहाँ पर स्नो हिरेल्ड को अपनी खासियत के बारे में बताता है। अब स्नो हिरेल्ड को अपनी खासियत के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी हिरेल्ड स्नो की बात को काटते हुए बोलती है कि तुम्हारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में कुछ खास है जिस वजह से तुम्हारे बॉडी पार्ट्स और सेल्स फिर से रीजनरेट हो पाते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिरेल्ड स्नो को ये भी बताती है कि वो अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस की एक एजेंट है। अब इसके बाद स्नो आगे बोलती है कि हमारी एजेंसी चाहती है कि तुम अपनी मर्जी से हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल हो, हम तुम पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी एजेंसी ज्ञान को बढ़ाने में और उसका सही इस्तेमाल करने में यकीन रखती है, न कि किसी भी ज्ञान को दबाने और उसके गलत इस्तेमाल में। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस एक एजेंसी थी जिसको एआई चलाते थे, मगर ये एआई शांति और अच्छाई के लिए काम करते थे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि हिरेल्ड का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देने वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बात करते करते ये दोनों 2 दिन के सफर के बाद स्नो के घर पहुंच जाते हैं जो वीरान रेगिस्तान में लाल चट्टानों के बीच बना हुआ था। स्नो ने अपने इस घर को बनाने के लिए 200 साल लगा दिए थे, जहाँ ना तो पानी की कमी थी ना ही किसी और चीज की, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जगह किसी की भी नजरों में नहीं आ सकती थी। अब जैसे ही ये दोनों स्नो के घर में पहुंचते हैं वैसे ही स्नो हिरेल्ड को नहाने का तालाब दिखाते हुए उसे नहाने के लिए बोल देता है और बोलता है कि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। अब एक तरफ तो हिरेल्ड नहाने के लिए चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो डीलर से खरीदे गए बॉक्स को खोलकर उसके अंदर जो स्ट्रॉबेरीज थी उनको निकालकर खाने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिरेल्ड नहाने के बाद नाइटी पहनकर स्नो के पास आ जाती है और उसके पास बैठकर उससे पूछती है कि ये नाइटी किसकी है। स्नो हिरेल्ड के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि ये नाइटी मेरी वाइफ की है जिसने 123 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और उसने अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी और मैं तब भी जवान था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो और हिरेल्ड एक दूसरे से आकर्षित होने लगते हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात होने पर बैरिस अपनी टीम के साथ स्नो के घर पर पहुंच जाता है और अब बैरिस अपनी टीम के साथ जैसे ही स्नो के घर पहुंचता है वैसे ही स्नो के घर के अलार्म बजने लगते हैं और अब अलार्म के बजते ही स्नो बैरिस और उसके लोगों को मारने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। अब एक तरफ तो स्नो बैरिस और उसके लोगों को मारने के लिए गया था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलार्म बजने की वजह से हिरेल्ड की भी आंखें खुल जाती हैं और अब वो बैरिस और उसकी टीम को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए एक सीसीटीवी स्क्रीन पर देख रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो एक एक करके बैरिस की टीम के सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन बैरिस की टीम को मारने के चक्कर में स्नो भी बुरी तरीके से घायल हो गया था और अब क्योंकि स्नो बुरी तरीके से घायल हो गया था तो इस वजह से बैरिस का आखिरी साथी स्नो को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि बैरिस का आखिरी साथी स्नो को मार पाता उससे पहले ही हिरेल्ड वहां पर आ जाती है जो बैरिस के आखिरी साथी को मार देती है। और अब जैसे ही
हेराल्ड बेरिस के आखिरी साथी को मारती है, वैसे ही बेरिस हेराल्ड को ब्लास्टर गन से ब्लास्ट कर देता है। और अब इसके बाद बेरिस स्नो को मारने ही वाला होता है कि तभी हेराल्ड अपने एक हाथ को बेरिस के सीने में घुसाकर उसे जान से मार देती है। और अब हम देखते हैं कि हेराल्ड असल में आधी इंसान और आधी मशीन है। असल में हुआ ये होता है कि काफी साल पहले हेराल्ड का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हेराल्ड की आधी बॉडी की जगह पर सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट्स लगाने पड़ गए थे। लेकिन आधे बॉडी पार्ट सिंथेटिक होने के बावजूद भी हेराल्ड अभी भी एक इंसान थी। उसका ब्रेन इंसान का था, उसका दिल इंसान का था, बस उसका नीचे का पूरा हिस्सा सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट्स से बना हुआ था। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नो जो कि 123 साल से अकेला था और हेराल्ड भी अपने एक्सीडेंट के बाद से अकेली थी, ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। और अब ये दोनों एक साथ बड़ी खुशी से रहने लगते हैं। अब एक्चुअली ये एंडिंग देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी और हैप्पी एंडिंग लगती है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हेराल्ड असल में स्नो के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आकर या तो उसके बच्चे की मां बनना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी एजेंसी को स्नो की जरूरत ही ना पड़े, और फिर हेराल्ड की एजेंसी स्नो के बच्चे की मदद से अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को करके अमरता के राज को जान ले। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि एक्सीडेंट के बाद हेराल्ड का पूरा नीचे का हिस्सा सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट से बना हुआ था, तो फिर हेराल्ड प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो इसका सिंपल सा जवाब यही होगा कि या तो इस टाइम तक इस तरीके के सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट्स बन चुके होंगे जिनकी मदद से कोई भी लेडी अपने सिंथेटिक बॉडी पार्ट्स के अंदर बच्चे को जन्म दे सकती होगी, या फिर हेराल्ड के सिंथेटिक बॉडी पार्ट्स के अंदर एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हेराल्ड स्नो के स्पर्म को सेव कर लेगी और फिर वो स्टोर करेगा स्नो के स्पर्म को अपनी एजेंसी को ले जाकर सौंप देगी। या फिर ये भी हो सकता है कि हेराल्ड को सच में स्नो से प्यार हो गया हो, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का होना बहुत ज्यादा कम है क्योंकि हेराल्ड एक एजेंसी की एजेंट है और वो 2 दिन किसी इंसान के साथ रहकर उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। तो इन शॉर्ट हेराल्ड के स्नो के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, और वो रीजन सिंपल सा यही है कि हेराल्ड की एजेंसी को स्नो के टेस्टिकल आराम से चाहिए था बिना किसी झगड़े या झमेले के। अब ये एपिसोड में शुरुआत में ही डराते हुए सेव वाटर का मैसेज देता है और ये बताने की कोशिश करता है कि अगर हमने अभी से ही पानी को बचाने की कोशिश नहीं करी और वाटर की वैल्यू नहीं समझी तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पानी की चोरी पर लोगों को सजा के तौर पर मौत तक दी जाएगी। और अगर आपको वाटर क्राइसिस अभी भी मजाक लग रहा है तो आपको मैं बता दूंगी केरला के अंदर अभी एक जगह पर 2000 फीट तक बोरिंग खोदने के बावजूद भी पानी नहीं मिला और वहां पर ऑफिशियली ये चीज घोषित कर दी गई कि इस इलाके में जमीन के अंदर पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इसी के साथ ये एपिसोड हमें इंसान के कई सारे स्वभावों के बारे में बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से इंसानी समाज किसी भी खास तरीके की एबिलिटी वाले इंसान की इज्जत ना करके उसको गिफ्ट ना समझकर हमेशा उससे फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है और उससे समाज कल्याण करने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होगा और इंसान अपने लालच के चक्कर में हर अच्छी चीज को और नेचर के दिए गए हर अच्छे गिफ्ट को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, फिर चाहे इंसान प्लेनेटरी लेवल पर एक्सपेंड कर ले या फिर यूनिवर्सल लेवल पर। यह एपिसोड हमें स्नो और हेराल्ड के रिलेशनशिप को दिखाते हुए ये भी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर के अंदर पॉसिबल है कि इंसान सिर्फ इंसानों के साथ रिलेशनशिप ना रखकर रोबोट्स और साइबॉर्ग के साथ भी अपने रिश्ते रखने शुरू कर देंगे। जिस तरह से इस एपिसोड में हेराल्ड एंड स्नो का रिलेशनशिप बिल्ड होता है ठीक उसी तरीके से। और अब इसी मैसेज के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 5 द टॉल ग्रास। एपिसोड शुरू होता है 90s के टाइम से, जहां हम देखते हैं कि लंबी लंबी घास के मैदानों के बीच से स्टीम पर चलने वाली ट्रेन अपने सफर की तरफ बढ़ रही होती है। अब जैसे ही ये ट्रेन घास के मैदान के बीचों बीच पहुंचती है वैसे ही इस ट्रेन की स्टीम बनना बंद हो जाती है और ये ट्रेन वहीं रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर ट्रेन से उतर जाता है। वो पैसेंजर ट्रेन से बाहर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली लंबी लंबी घासों को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर ट्रेन का रेलमैन आ जाता है और वो पैसेंजर को वापस ट्रेन में जाने के लिए बोलता है। पैसेंजर रेलमैन की बात सुनकर उसे ये बोलता है कि जैसे ही ट्रेन ठीक हो जाएगी वैसे ही मैं ट्रेन के अंदर वापस चढ़ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं बाहर खड़े होकर सिगरेट पीना चाहता हूँ। रेलमैन पैसेंजर की बात सुनकर उसे ये बोलकर चला जाता है कि ठीक है मगर आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जैसे ही ट्रेन ठीक हो जाएगी हम आपको सिर्फ 2 बार आवाज लगाएंगे। अगर आप 2 बार आवाज लगाने पर ट्रेन में चढ़ गए तो ठीक है, वरना हम आपको छोड़कर चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अब इतना बोलने के बाद रेलमैन ट्रेन ठीक करने के लिए चला जाता है और रेलमैन के जाने के बाद पैसेंजर अपनी सिगरेट को पीते हुए लंबी लंबी घास के मैदानों की तरफ देखने लगता है। अब इस पूरे सीन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि पैसेंजर जिस ट्रेन के डिब्बे पर अपनी कमर लगा के खड़ा था उस ट्रेन के डिब्बे का नंबर था 283 और जिस डिब्बे की डायरेक्शन में रेलमैन गया होता है उस डिब्बे का नंबर होता है 261। असल में टैरो रीडिंग में नंबर 283 लाइफ में एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इंसान को कहना चाहता है कि उसे अपनी बोरिंग लाइफ से हटकर कुछ अलग करना चाहिए, और जब वो इंसान कुछ एक्साइटिंग कर रहा होगा तो उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ यूनिवर्स है। साथ ही ये
ये नंबर ये भी कहता है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अब बात करें नंबर 261 की, तो वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, रिलेशनशिप, फैमिली, सेल्फ रिलायंस, फिलैंथ्रोपी और टीम वर्क को। और क्योंकि नंबर 261 का टोटल बनता है 9, यानी कि 2 + 6 + 1 = 9 बनता है। और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है ऐसी पावर को जो अच्छाई के साथ है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। अब हम देखते हैं कि जब वो पैसेंजर घासों की तरफ देख रहा होता है तभी उसे घास में से कुछ चमकदार रोशनियां दिखाई देने लगती हैं। और अब वो पैसेंजर उन रोशनियों की सच्चाई जानने के लिए क्यूरियोसिटी में उन घास के मैदानों में घुस जाता है। और अब जैसे ही वो पैसेंजर घास के मैदान के अंदर थोड़ी दूर तक जाता है तो उसे पता चलता है कि वो इस घास की भूलभुलैया के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो वो पैसेंजर बुरी तरीके से घास के मैदान की भूलभुलैया में फंस चुका था और वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में स्टीम बनना शुरू हो गई थी। और अब स्टीम बनने के बाद रेलमैन उस पैसेंजर को ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए 2 बार आवाज लगाता है। अब एक तरफ तो रेलमैन ट्रेन चलने की अनाउंसमेंट कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैसेंजर जिस रास्ते से भूलभुलैया में घुसा था वापस उसी रास्ते पर जाने पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, मानो कि जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। और अब जहां पहले ट्रेन और ट्रेन ट्रैक था वहां दूर दूर तक सिर्फ लंबी लंबी घासें थी और वहां पर कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब पैसेंजर को घास के मैदान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता तब वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और घास के मैदान में इधर उधर भागते हुए किसी भी तरीके से अपनी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। अब जब वो पैसेंजर घास के मैदान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे उन चमकदार रोशनियों के पीछे की असलियत भी दिखाई देती है। असल में वो चमकदार रोशनियां इंसान जैसे दिखने वाले अजीब से क्रीचर्स की थी जो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे और ये क्रीचर्स इंसान को खाकर ही जिंदा रहा करते थे। और क्योंकि ये क्रीचर इंसान को ही खाकर जिंदा रहते थे तो इस वजह से ये क्रीचर अब इस पैसेंजर के भी पीछे पड़ जाते हैं और इसे पकड़कर खाने की कोशिश करने लगते हैं। अब जब पैसेंजर के पीछे इतने सारे क्रीचर पड़े होते हैं तो पैसेंजर भी अपनी जान बचाने के लिए घास के मैदान में इधर उधर हाथ पैर मारते हुए भाग रहा होता है। और अब इसी तरीके से इधर उधर भागते भागते अचानक से उसे फिर से अपनी ट्रेन और वो ट्रेन ट्रैक दिखाई देने लग जाता है जिस ट्रैक पर उसकी ट्रेन दौड़ रही होती है। और अब जैसे ही उस पैसेंजर को अपनी ट्रेन दिखाई देती है वैसे ही वो पैसेंजर अपनी ट्रेन की तरफ भागने लगता है। और अब सभी क्रीचर्स से अपनी जान बचाते हुए किसी तरीके से भागते भागते वो पैसेंजर घास के मैदान से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो पैसेंजर घास के मैदान से बाहर आता है वैसे ही बहुत सारे क्रीचर उस पैसेंजर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। और अब जैसे ही बहुत सारे क्रीचर उसे पकड़कर खाने की कोशिश करने वाले होते हैं वैसे ही वहां पर रेलमैन एक आग लगी हुई लकड़ी को लेकर आता है और उस जली हुई लकड़ी से सभी क्रीचर्स को डराते हुए दूर भगा देता है। और अब जैसे ही वो क्रीचर उस जलती हुई लकड़ी से डरकर दूर हटते हैं वैसे ही वो रेलमैन एक गार्डन एंजल की तरह उन क्रीचर्स से उस पैसेंजर की जान बचाते हुए वापस उसे ट्रेन पर लेकर आ जाता है। और क्योंकि वो क्रीचर घास के मैदानों को क्रॉस नहीं कर सकते थे तो इसी वजह से वो क्रीचर उस पैसेंजर के पीछे नहीं आते और इसी वजह से फाइनली उस पैसेंजर का उन क्रीचर से पीछा छूटता है और उसकी जान बच जाती है। अब जब रेलमैन और पैसेंजर दोनों ट्रेन के ऊपर होते हैं तो यहाँ पर रेलमैन पैसेंजर को बताता है कि इन लंबी लंबी घास के मैदानों के बीच अक्सर ट्रेन रुक जाती है और अक्सर यहाँ पर कई पैसेंजर गायब भी हुए हैं। माना जाता है कि इन घास के मैदानों के बीच दूसरी दुनिया का रास्ता है और ये भी कहा जाता है कि जो ग्लोइंग क्रीचर इन घास के मैदानों में दिखाई देते हैं वो पहले कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन फिर जब वो इन घास के मैदानों में जाकर दूसरी दुनिया में फंस गए तो फिर उसके बाद से ही वो इस तरीके के क्रीचर में बदल गए। और अगर अभी भी कोई इंसान इन घास के मैदानों में जाकर दूसरी दुनिया के अंदर फंस जाता है तो वो भी इन्हीं का हिस्सा बन जाएगा, वो भी फिर इसी तरीके के ग्लोइंग क्रीचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना बोलने के बाद वो रेलमैन पैसेंजर को ये बोलकर चला जाता है कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके साथ आज हुआ उसके बारे में बाहर किसी को बताइएगा मत, क्योंकि कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। और अब एक तरफ तो रेलमैन अपनी ट्रेन चलाने के लिए चला गया था, वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन पर बैठे बैठे उन घास के मैदानों को देख रहा था जहाँ पर अब उन चमकदार क्रीचर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। और अब देखते ही देखते घास के मैदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चमकने लगता है, यानी कि वहाँ पर अब बहुत सारे क्रीचर्स इकट्ठा होने लगे थे। और अब एक तरफ तो उन घास के मैदानों में क्रीचर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो ट्रेन जिसके अंदर वो पैसेंजर था वो अपने सफर की तरफ वापस चल पड़ी थी। अब इस एपिसोड के अंदर आप नोटिस कर पाएंगे कि जो पैसेंजर होता है उसके ऊपर नंबर 283 की एनर्जी का काफी ज्यादा असर होता है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर 283 की एनर्जी इंसान को कुछ एक्साइटिंग करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक इसी चीज को फॉलो करते हुए पैसेंजर ने एक्साइटिंग काम करा था इस एपिसोड के अंदर। और अगर बात करें रेलमैन की तो आप नोटिस कर पाएंगे कि रेलमैन डिब्बा नंबर 261 की तरफ गया था, जो रिप्रेजेंट करता है कि रेलमैन और नंबर 261 दोनों की क्वालिटी सेम है। जिस तरीके से नंबर 261 अच्छा है, हम्बल है, लोगों की मदद करने वाला है, ठीक उसी तरीके से रेलमैन ने भी अपना फायदा देखे बगैर, अपनी जान की परवाह करे बगैर पैसेंजर की जान बचाई और आखिर में उसे सलाह भी दी कि जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है उसके बारे में वो बाहर किसी को बिल्कुल भी ना बताए, क्योंकि लोग उसे फिर पागल समझेंगे। अब ये एपिसोड हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, उसको लाइफ को देखने और जीने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है। हो सकता है कि कोई इंसान उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बिल्कुल उभर कर अपनी सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ाए
बढ़ा ले और एक अच्छा और एक कामयाब इंसान बनकर उभरे, या ये भी हो सकता है कि कई इंसान एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ले। तो मैं तो आखिर में आपसे यही कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है तो आपको उस इंसिडेंट से सीखकर अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए, क्योंकि आपके एक डिसीजन पर इस पूरे ब्रह्मांड का डिसीजन भी टिका हुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी फैसला लोगे वो आगे चल के इस पूरे यूनिवर्स को असर करेगा। और यही चीज इस एपिसोड के अंदर दिखाने की कोशिश भी करी गई है कि किस तरीके से एक नॉर्मल रात उस पैसेंजर के लिए कभी ना भुलाई जाने वाली रात में बदल गई थी, और अब कहीं ना कहीं ये रात और ये इंसिडेंट उस पैसेंजर की पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। और फिर इसी बदलाव की वजह से उस पैसेंजर के डिसीजंस में भी बदलाव आएंगे, जिस वजह से इस पूरे प्लेनेट और इस पूरे यूनिवर्स का फ्यूचर पूरी तरीके से बदल जाएगा। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 6 ऑल थ्रू द हाउस। एपिसोड शुरू होता है दो छोटे बच्चों से जो क्रिसमस की रात को टीवी के शोर से जग जाते हैं। अब जब बच्चों की आंख खुलती है तो उन्हें ये बात पता नहीं चलती कि ये शोर टीवी का है। बच्चों को लगता है कि ये शोर सेंटा के आने की वजह से है, और अब इसी वजह से ये दोनों बच्चे सेंटा को देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरकर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। मगर वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहां पर टीवी चालू है और टीवी पर सेंटा का कोई प्रोग्राम चल रहा है। अब जब वो दोनों बच्चे वहां पर देखते हैं कि वहां पर टीवी चल रहा है, तभी उन्हें अचानक से वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। और फिर वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर कोई सेंटा जैसा दिखने वाला खड़ा हुआ है। सेंटा की परछाई देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो दोनों भाई बहन सेंटा को देखने की खुशी को सेलिब्रेट कर पाते, उससे पहले ही उन्हें दिखाई देता है कि एक बड़ी सी जीव टेबल पर रखे दूध और खाने को खा जाती है। और ये जीव किसी सेंटा की नहीं थी, बल्कि ये जीव किसी अजीब से क्रीचर की लग रही थी। अब बच्चे उस अजीब सी जीव को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो जीव एक अजीब से बड़े से डरावने मकड़ी जैसे दिखने वाले लाल रंग के क्रीचर की होती है। और अब जैसे ही बच्चों को वो लाल रंग का अजीब सा मकड़ी जैसा दिखने वाला क्रीचर दिखाई देता है, वैसे ही वो बच्चे बहुत ज्यादा डरकर कुर्सियों के पीछे जाके छुप जाते हैं। लेकिन उस क्रीचर ने उन बच्चों को देख लिया था और फिर वो क्रीचर उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। और अब हम देखते हैं कि पहले तो वो क्रीचर उन कुर्सियों को हटाकर बच्चों के एकदम सामने आ जाता है, और फिर वो क्रीचर उन बच्चों को हंसाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन क्योंकि वो क्रीचर बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, इस वजह से बच्चे अभी भी बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। वो बच्चे इसलिए भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब तक उनके सामने जो सेंटा की इमेज प्रेजेंट करी गई थी हर तरफ से, वो एक बूढ़े से सुंदर से काइंड हार्टेड दादाजी जैसे दिखने वाले इंसान की थी। लेकिन असल में आज जब उन्होंने सेंटा क्लॉज की असलियत देखी तो वो उन्हें अजीब सा शैतान जैसा दिखाई दे रहा था, जिस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे और कंफ्यूज्ड भी थे। अब इसके बाद वो क्रीचर अपने मुंह के अंदर से उन दोनों बच्चों की पसंद के गिफ्ट निकालता है, और फिर उसके बाद वो गिफ्ट उन दोनों बच्चों को देकर ये बोल के चला जाता है कि बच्चों शैतानी मत करना। अब जैसे ही वहां से सेंटा क्लॉज चला जाता है, वैसे ही वो बच्चे अपने गिफ्ट्स को ओपन करते हैं और फिर उसके बाद अपने रूम के अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। अब उन बच्चों को इस बात की खुशी तो थी कि उनको सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मिल गए, लेकिन वो अभी भी इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि सेंटा क्लॉज की इमेज जैसी उन्होंने सोची थी असल में वैसी थी नहीं। वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था और वो बहुत खतरनाक भी दिख रहा था। और क्योंकि सेंटा क्लॉज की असलियत इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा डरावनी थी, तो इसी वजह से वो बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो बच्चे नहीं होते तो शायद उनके साथ आज पता नहीं क्या हो जाता। अब ये एपिसोड असल में क्रिसमस और सेंटा की वो डार्क रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है जिसे हम सभी से अक्सर छुपाने की कोशिश की जाती है। असल में पहले जीसस के बर्थडे को नहीं मनाया जाता था और ना ही कोई क्रिसमस हुआ करता था, और कहा तो ये भी जाता है कि सेंटा क्लॉज रियल में गॉड से नहीं बल्कि डेविल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी सेंटा क्लॉज का कोई जिक्र नहीं है और ना ही सेंटा क्लॉज जीसस की फैमिली या जीसस के फॉलोअर्स की फैमिली से रिलेटेड है। सेंटा की हिस्ट्री के बारे में सबको यही बताया जाता है कि एक सेंट निकोलस नाम का एक आदमी था जो बच्चों को अक्सर गिफ्ट दिया करता था, और फिर पूरी साल बच्चों को दिन में गिफ्ट देने के बाद सेंट निकोलस बच्चों को क्रिसमस नाइट पर रात को गिफ्ट दिया करते थे, और फिर वहीं से क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के आने की परंपरा शुरू हो गई थी। अब जो ये पूरी कहानी सुनाई जाती है, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि जब सेंट निकोलस बच्चों को पूरी साल दिन में ही गिफ्ट दिया करता था, तो आखिरकार क्रिसमस पर ऐसा क्या हो जाता था कि सेंट निकोलस बच्चों को रात में गिफ्ट देने आता था। और अब इसी पर्टिकुलर लूपहोल से जन्म लेती है एक और थ्योरी सेंटा क्लॉज की, जो सेंटा क्लॉज का लिंक शैतान से दिखाता है। माना जाता है कि असल में सेंटा क्लॉज और कोई नहीं बल्कि डेविल है, और इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि सेंटा क्लॉज नाम का एनाग्राम करके देखो तो आपको पता चलेगा कि सेंटा असल में सैटर्न बनता है और क्लॉज असल में लूकस बनता है। तो सैटर्न तो आपको पता ही है कि शैतान को बोलते हैं, लेकिन लूकस भी असल में सैटर्न का दूसरा नाम है। अब सेंटा को शैतान से लिंक मानने वाले लोग ये कहते हैं कि सेंटा अगर भगवान के साथ होते तो वो बच्चों को दिन में गिफ्ट देते ना कि रात को, क्योंकि रात या फिर डार्कनेस को सैटर्न रूल करता है, सैटर्न अंधेरे को रूल करता है, और सेंटा जो कि अगर जीसस से रिलेटेड होते तो वो रात को गिफ्ट देने कभी नहीं आते, जबकि होता उसका उल्टा ही है। सेंटा हमेशा रात को ही गिफ्ट देने आते हैं। अब यहाँ पर
पर सवाल ये उठता है कि अगर मान भी लें कि सैटर्न ही सेंटा है तो वो बच्चों को गिफ्ट देने क्यों आता है। तो इसका आसान सा जवाब यह है कि बच्चे बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, मैनिपुलेट करना उन्हें बहुत ज्यादा आसान होता है, तो इस वजह से सैटर्न उन्हें गिफ्ट देकर बच्चों को लालची बना रहा है। और लालच बाइबल के अंदर की 7 डेडलिएस्ट सिंस में से एक है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि डेविल शुरू से चाहता था कि लोग भगवान की जगह पे उसको पूजना शुरू कर दें। और क्योंकि डेविल पुराने लोगों को यानी कि वो लोग जो उम्र में बड़े हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता था, तो इस वजह से उसने नई जनरेशन यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको जीसस के बर्थडे के नाम पर गिफ्ट देने शुरू करे। और आज के टाइम पे आप देख पाएंगे कि डेविल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग क्रिसमस को जीसस के बर्थडे के नाम से याद रखें या न रखें, लेकिन इस बात से जरूर याद रखते हैं कि सेंटा क्लॉस आएगा और बच्चों को गिफ्ट देकर जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सैटर्न अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी भी बच्चे को पकड़ के पूछ लो कि क्रिसमस क्यों आता है तो शायद ही उसे पता हो कि क्रिसमस जीसस का बर्थडे है, लेकिन उसे ये जरूर पता होगा कि सेंटा क्रिसमस पे रात को बच्चों को गिफ्ट देने आते हैं। तो इससे तो ये बात क्लियर होती जा रही है कि सैटर्न अपने मकसद को पूरा करता जा रहा है। आज के टाइम पे लोग भगवानों को पूजने की जगह पे शैतानों को पूजना शुरू कर चुके हैं, ऐसे लोगों को पूज रहे हैं जो या तो लालच देते हैं या फिर लोगों को बुरे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को साबित करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सनातन धर्म के अंदर भी कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम पर होगा तब लोग भगवान की पूजा करने की जगह पे शैतान की पूजा करनी शुरू कर देंगे, लोग अधर्मी बन जाएंगे, लोग पापी बन जाएंगे और ऐसे लोगों को फॉलो करने लगेंगे, ऐसे लोगों को पूजने लगेंगे और आदर्श मानने लगेंगे जो लोगों को लालच देंगे, जो लोगों को मारकाट सिखाएंगे, जो लोगों को बुरे काम करने सिखाएंगे। और लोग इसी तरीके के अधर्मी लोगों को, शैतानों को अपना भगवान मानने लगेंगे। और यही पर्टिकुलर पॉइंट समझाने की कोशिश करी गई है इस एपिसोड में कि सेंटा क्लॉस कोई भगवान या फिर अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि असल में तो शैतान है जो बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है और वो चाहता है कि बच्चे उसकी पूजा करनी शुरू कर दें, जो कि अब हो भी रहा है। ये एपिसोड सेंटा की इसी इमेज को दिखाते हुए लोगों को सही रास्ते पर आने का मैसेज दे रहा है और ये समझाना चाहता है कि लालच बहुत ज्यादा बेकार चीज है। आप जिस चीज को अच्छा समझ रहे हैं वो असल में बहुत बुरा है। आपको भगवान और भगवान के बच्चों के दिए गए उपदेशों पर चलना चाहिए, ना कि शैतानों को फॉलो करना चाहिए। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 7 लाइफ हैच। एपिसोड शुरू होता है एक स्पेस सोल्जर से जिसका वॉरशिप डैमेज होने के कारण वो अपनी स्पेसशिप के साथ मून पर क्रैश लैंड कर जाता है। मून पर क्रैश लैंड करने के बाद वो सोल्जर अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद अपने हाथ पर लगे डिवाइस पर सबसे नजदीकी लाइफ हैच को ढूंढने लगता है। लाइफ हैच एक तरीके का छोटा सा स्पेस होता है जिसमें थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटी रखी होती है और साथ ही कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। ये लाइफ हैच इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वॉर के दौरान अगर कोई भी सोल्जर किसी ऐसे प्लेनेट पर क्रैश कर जाए जहां पर ऑक्सीजन नहीं है और साथ ही उसका स्पेसशिप भी काम नहीं कर रहा है, तो वो सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए सबसे नजदीकी लाइफ हैच में जाकर रह सकता है और फिर वहां पर जाने के बाद अपनी टीम से कम्युनिकेट करके अपनी जान बचा सकता है। अब जब वो सोल्जर अपने सबसे नजदीकी लाइफ हैच को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि सबसे नजदीकी लाइफ हैच 15.42 किलोमीटर दूर है और क्योंकि उस सोल्जर का स्पेसशिप खराब हो चुका था तो इसलिए उसे ये 15.42 किलोमीटर पैदल चलकर ही कंप्लीट करने थे और वो भी 5 घंटे 36 मिनट 27 सेकंड के अंदर, क्योंकि उसके स्पेस सूट के अंदर सिर्फ इतने ही टाइम की ऑक्सीजन बची थी। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जब सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन बची होती है तभी वो सोल्जर 15.42 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करके लाइफ हैच तक पहुंच जाता है। अब लाइफ हैच तक पहुंचने के बाद वो सोल्जर लाइफ हैच को ओपन करके उसके अंदर एंटर कर जाता है। अब जैसे ही वो सोल्जर लाइफ हैच के अंदर एंटर करता है वैसे ही उसे कंप्यूटर की वार्निंग सुनाई देने लगती है और कंप्यूटर बोल रहा होता है कि मेंटेनेंस रोबोट में गड़बड़ी है। अब हम देखते हैं कि सोल्जर कंप्यूटर की वार्निंग को सुनता तो है लेकिन वो उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और अब कंप्यूटर की वार्निंग को नजरअंदाज करने के बाद वो अपने हेलमेट को उतारकर एक साइड में टांग देता है और जैसे ही वो अपने हेलमेट को साइड में टांगता है वैसे ही उस लाइफ हैच का मेंटेनेंस रोबोट उस सोल्जर पर हमला कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही उस सोल्जर पर वो रोबोट हमला करता है वैसे ही सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने फेस के आगे रख लेता है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और अब जैसे ही सोल्जर अपनी बॉडी की मूवमेंट को एकदम रोकते हुए फ्रीज हो जाता है वैसे ही वो रोबोट हमला करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर रोबोट हमला करना बंद इसलिए करता है क्योंकि रोबोट सिर्फ मूविंग चीज पर ही हमला किया करता था और क्योंकि सोल्जर ने अपनी बॉडी को एकदम फ्रीज कर लिया था तो इस वजह से रोबोट ने सोल्जर पर दोबारा हमला नहीं करा था। अब हम देखते हैं कि जब वो सोल्जर अपने आप को बिल्कुल फ्रीज कर लेता है तो वो रोबोट सोल्जर को स्कैन करने लगता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर कुछ मूव कर रहा है या फिर नहीं। और अब जब वो रोबोट उस फ्रीज हुए सोल्जर को स्कैन कर रहा होता है तभी उस सोल्जर का टांगा हुआ हेलमेट नीचे गिर जाता है और अब जैसे ही हेलमेट नीचे गिरता है वैसे ही रोबोट मूव करते हुए हेलमेट पे हमला कर देता है और वो उस हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद सोल्जर बेहोश हो जाता है और फिर जैसे ही उस सोल्जर को होश आता है तो वो देखता है कि रोबोट उसकी कमर के पीछे जो टेबल थी उसके दूसरी तरफ है, लेकिन
लेकिन जैसे ही सोल्जर का एक ग्लव टेबल से नीचे गिर के सोल्जर के ऊपर आके गिरता है, वैसे ही वो रोबोट टेबल के पीछे से घूमकर सोल्जर के सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही रोबोट सोल्जर के सामने आता है, वैसे ही वो सोल्जर मूवमेंट करना बंद कर देता है। और अब क्योंकि सोल्जर ने मूवमेंट करनी बंद कर दी थी, तो इसी वजह से वो रोबोट सोल्जर पर हमला नहीं करता। और फिर उसके बाद वो रोबोट अपने आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है। और अब अपनी आसपास की जगह को स्कैन करते करते रोबोट जैसे ही सोल्जर के ऊपर से होकर निकलता है, वैसे ही रोबोट का पैर सोल्जर के हाथ के ऊपर आ जाता है। और अब क्योंकि रोबोट का पैर बहुत ज्यादा भारी था और मेटल का बना हुआ था, तो इस वजह से जैसे ही रोबोट सोल्जर के हाथ पर अपना पैर रखता है, वैसे ही सोल्जर का हाथ बुरी तरीके से टूट जाता है और एकदम जख्मी हो जाता है। सोल्जर के हाथ पर रोबोट के पैर रखने की वजह से सोल्जर के हाथ की 2-3 उंगलियां टूट भी जाती हैं। और अब उंगलियों के टूटने और हाथ के बुरी तरीके से जख्मी होने के बावजूद भी सोल्जर कोई मूवमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वो मूवमेंट करेगा वैसे ही वो रोबोट उस सोल्जर को जान से मार देगा। और सिर्फ 3 उंगली के दर्द की वजह से वो सोल्जर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी उंगली टूटने के बावजूद भी एकदम शांत बैठा रहता है और दर्द को सहन करता रहता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, लेकिन वो चूं तक नहीं करता। अब रोबोट पूरी जगह स्कैन करने के बाद जैसे ही टेबल के पीछे फिर से जाता है, वैसे ही रोबोट के जाने के बाद अचानक से उस सोल्जर के दिमाग में एक आइडिया आता है। और फिर वो अपनी पॉकेट में रखी टॉर्च को निकालता है। और फिर टॉर्च को निकालने के बाद वो सोल्जर उस टॉर्च की रोशनी को एक दीवार पर मारता है। और अब जैसे ही उस रोबोट को वो रोशनी मूव करती हुई दिखाई देती है, वैसे ही वो रोबोट दीवार में दे दनादन मुक्के मारने लगता है। और अब सोल्जर को भी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये रोबोट सिर्फ और सिर्फ मूविंग चीज पर हमला करता है। और अब सोल्जर रोबोट की इसी कमी का फायदा उठाते हुए पहले तो टॉर्च की रोशनी को रोबोट के एक पैर पर मारता है। और अब जब रोबोट रोशनी को अपने पैर की तरफ देखकर अपने पैर को तोड़ लेता है, तो वैसे ही सोल्जर उस रोशनी को रोबोट के दूसरे पैर पर भी मार देता है। और अब रोबोट रोशनी को तोड़ने के चक्कर में अपने दोनों पैरों को तोड़ लेता है। और अब जैसे ही रोबोट चलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता, वैसे ही सोल्जर खड़ा होता है और रोबोट की एक टूटी हुई टांग से रोबोट के मुंह पर हमला कर देता है। और फिर उसके बाद वो सोल्जर उस रोबोट को इतना डैमेज करता है, इतना मारता है कि आखिर में वो रोबोट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और अब रोबोट के बंद होते ही फाइनली सोल्जर की जान बच चुकी थी और अब वो सोल्जर लाइफ एज के अंदर पूरी तरीके से सेफ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर एक फर्स्ट एड बॉक्स में से इंजेक्शन निकाल के अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे कि उंगली टूटने का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। और अब इंजेक्शन लगाने के बाद वो कम्युनिकेशन करते हुए अपने साथियों को बुलाता है ताकि वो उसकी मदद करते हुए उसे वहां से ले जाएं। अब ये एपिसोड पहले तो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ह्यूमन फ्यूचर के अंदर प्लेनेटरी और यूनिवर्सल लेवल तक जरूर जाएंगे और वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचने के बावजूद भी वॉर ही करते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज के टाइम पे भी इंसान देश, कंट्री, रिलीजियस हर तरीके से बटे हुए हैं, इवन स्टेट और कॉलोनीज में भी बटे हुए हैं। और ना सिर्फ बटे हुए हैं बल्कि आपस में लड़ मर रहे हैं, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि मरने के बाद उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे और वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसकी आगे चल के फ्यूचर में 10 साल बाद, 100 साल बाद या 1000 या फिर 10,000 साल बाद क्या वैल्यू रह जाएगी। अब इसके अलावा ये एपिसोड हमें एक और मैसेज देने की कोशिश करता है और वो मैसेज ये है कि ह्यूमंस यूनिवर्स के सबसे बेस्ट सर्वाइवल जीव हैं, क्योंकि इंसानों को किसी भी परिस्थिति के अंदर ढलना और अपने आप को वहां से बचाना बहुत अच्छे से आता है। इंसान किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर फंसते हैं जहां पर उनके सर्वाइवल पर खतरा बनता है, तो इंसान उस परिस्थिति में इस तरीके से ढल जाते हैं जिससे कि वो अपनी जान बचा सके, या फिर इंसान कोई ना कोई तो ऐसा सॉल्यूशन निकाल ही लेता है जिससे कि आखिरकार वो हर बुरी परिस्थिति में सर्वाइव कर सके। और ह्यूमंस की इसी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल कैपेबिलिटी की वजह से ह्यूमंस अब तक जिंदा रहते आए और आगे भी फ्यूचर में इसी बेस्ट सर्वाइवल कैपेबिलिटी की वजह से इंसान हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी आ जाए, चाहे इंसान इस अर्थ को रहने लायक छोड़े या ना छोड़े, लेकिन इंसान हर कंडीशन में, हर परिस्थिति के अंदर अपनी सिविलाइजेशन को जिंदा बचा लेगा। और फिर एक टाइम पे इंसान हजारों लाखों साल बाद दुनिया भर की यूनिवर्सल और प्लैनेटरी वॉर्स को करते हुए यूनिवर्स की सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन सभ्यता बनकर उभरेगा। इन शॉर्ट, ये एपिसोड हमें ह्यूमंस की ग्रेट सर्वाइवल कैपेबिलिटी को दिखाते हुए जीने की स्ट्रॉन्ग इच्छा को दिखाता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि ह्यूमंस किसी से भी कभी भी किसी भी कंडीशन में जीत सकते हैं अगर बात उनके सर्वाइवल की आ जाए तो। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 8 द ड्राउन्ड जाइंट। एपिसोड शुरू होता है एक छोटे से टाउन से जो समुद्र किनारे पर बसा हुआ था। उस टाउन में एक रात बड़ा सा तूफान आ जाता है और उस तूफान के साथ आ जाती है एक बड़े जाइंट लड़के की लाश। ये जाइंट लड़का इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके आगे आम इंसान बिल्कुल चींटियों जैसे दिख रहे थे। अब इस जाइंट लड़के को सबसे पहले एक मछुआरा देखता है और फिर उसके बाद देखते ही देखते उस जाइंट लड़के की लाश की खबर पूरे के पूरे टाउन में फैल जाती है। और अब जैसे ही टाउन के लोगों को उस बड़े से जाइंट की लाश के बारे में पता चलता है, वैसे ही पूरा का पूरा टाउन समुद्र किनारे आ जाता है उस बड़े से जाइंट की लाश को देखने के लिए। और अब जैसे ही बड़े से जाइंट की लाश की खबर टाउन से बाहर निकलकर दूर दूर तक फैलती है, वैसे ही आसपास के टाउन से भी और दूर दूर से लोग उस बड़े से जाइंट को देखने के लिए समुद्र किनारे पर आने लगते हैं। और अब समुद्र किनारे उस बड़े से जाइंट की लाश देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। लोग उसके साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे, उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। और जैसे जैसे बड़े जाइंट की न्यूज फैलती जा रही थी, वैसे वैसे काफी सारे लोग उस जाइंट को देखने के लिए समुद्र किनारे आते जा रहे थे। और इन्हीं दूर दूर से आए लोगों में से एक
साइंटिस्ट होता है जिसका नाम स्टीवन होता है। स्टीवन अपने 2 साथियों के साथ इस बड़े से जायंट को देखने के लिए आता है, क्योंकि स्टीवन को एज अ साइंटिस्ट इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा इंसान भी हो सकता है जिसके आगे आम इंसान बिल्कुल चींटी जैसे लगे। अब हम देखते हैं कि जब स्टीवन अपने साथियों के साथ उस बड़े से जायंट को देखने के लिए समुद्र किनारे पहुंचता है तो स्टीवन और उसकी टीम को मरा हुआ बड़ा सा जायंट वहां पर समुद्र किनारे दिखाई दे जाता है। और अब स्टीवन की जैसे ही उस बड़े से जायंट पर नजर पड़ती है तो उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस उस बड़े से जायंट को देखे जा रहा था, जैसे कि मानो स्टीवन इस बात को एक्सेप्ट करना ही ना चाहता हो कि कोई इतना बड़ा भी इंसान हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि स्टीवन की आंखों के सामने इतना बड़ा जायंट था तो वो इस बात को नकार भी नहीं सकता था। और अब फाइनली स्टीवन और उसकी टीम उस जायंट के नजदीक जाती है। और अब उस जायंट के नजदीक जाने के बाद स्टीवन उस जायंट को हर तरफ से देख रहा होता है और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये है क्या और कहां से आया हो सकता है। और अब जहां पहले स्टीवन को उस बड़े से जायंट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, वहीं अब स्टीवन उस बड़े से जायंट को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो चुका था और जायंट को लेकर स्टीवन के अंदर की क्यूरियोसिटी और सवाल बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से वो डेली जायंट को देखने के लिए आने लगा। और अब जब वो डेली जायंट को देखने आता था तो वो देखता था कि जो लोग उस जायंट के आसपास घूम रहे हैं उन लोगों के अंदर इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और लोगों की इंसानियत सिर्फ इसलिए खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो जायंट एक बड़ा सा इंसान था और वो मर चुका था, इसीलिए लोग उसकी लाश को इज्जत नहीं दे रहे थे। क्योंकि वो जायंट साइज में सिर्फ इंसानों जैसा नहीं था, सिर्फ इसलिए जायंट को देखने आने वाले लोगों ने जायंट को एक शो पीस बना के रख दिया था। वो उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो उसके ऊपर डांस कर रहे थे, कोई उसके पेट पर रेत का महल बना रहा था, बच्चे उसके गले पर झूला झूल रहे थे। और यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब सरकार ने इस जायंट को लेकर एक्शन लिया तो तब स्टीवन समझ गया कि इंसान के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत रही नहीं है। क्योंकि सरकार ने जायंट को लेकर फैसला ये लिया होता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा देगी, जिससे कि जायंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब जैसे ही सरकार से ऑर्डर मिलते हैं वैसे ही देखते उस जायंट के शरीर के एक एक हिस्से को काट काट कर अलग कर दिया जाता है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। पहले उस जायंट के हाथ काटे जाते हैं, फिर उसके पैर काटे जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है। और फिर देखते ही देखते इसी तरीके से सरकार के ऑर्डर पर उस पूरे जायंट की लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। और अब समुद्र किनारे रह गई थी जायंट की कुछ हड्डियां, जिनके ऊपर चील कौवे आकर बैठते थे और उसे नोचते रहते थे। और अब इसी तरीके से देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और अब इन 6 महीनों के अंदर कई बार समुद्र किनारों पर उस बड़े जायंट की लाश की हड्डियां दिखाई देने लग गई थी। और अब जैसे जैसे टाउन के अंदर हड्डियां दिखने लगी थी वैसे वैसे लोगों ने उन हड्डियों को उठाकर अपनी दुकान के ऊपर, अपनी दुकान के अंदर, अपने घर के अंदर अलग अलग तरीके से सजावट का सामान के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लोगों ने उस जायंट के साथ इतना ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया था कि एक इंसान ने तो उस जायंट के सर को अपने खेत के अंदर बांध के रख लिया था, वहीं एक और इंसान ने उस जायंट के लिंग को वेल का लिंग बताकर अपने सर्कस के अंदर टिकट लगा के दिखाना शुरू कर दिया था और इससे वो काफी पैसे कमा रहा था। अब इन सारी चीजों को ही साइंटिस्ट देखते हुए ये सब सोच रहा था कि इंसान कितना ज्यादा निर्दय और अमानवीय हो चुका है और इंसान को सिर्फ अपना फायदा और अपना दर्द ही दिखाई देता है, उसे किसी और के दर्द या तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंसान जैसे दिखते हो, हाइट में, शक्ल में, हर तरीके से, तो शायद किसी इंसान को आपके ऊपर एक बार के लिए तरस आ जाए, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान से जरा से भी अलग हैं तो आपको इंसानों की क्रूरता का सामना करना पड़ेगा, जैसी क्रूरता जायंट की लाश ने झेली थी। अब हम देखते हैं कि उस जायंट के बारे में सोचते सोचते स्टीवन को 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका था और अब स्टीवन के अलावा बाकी कोई भी उस जायंट को देखने नहीं आता था और ना ही किसी को ये याद था कि वो असल में इंसान था, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर जो लोग उसे देखने आए थे उन लोगों ने भी उस जायंट को इंसान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो लोग अब उसे एक सी एनिमल कहकर बुलाते थे। और अब स्टीवन के इसी तरीके की बातें सोचते सोचते ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये एपिसोड हमें ये डीप मैसेज देने की कोशिश करता है कि आज के टाइम पे इंसान के अंदर की मानवता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो इंसानियत ह्यूमंस के अंदर बची ही नहीं है, जिस इंसानियत की वजह से ह्यूमन बाकी सारे मैमल से बिल्कुल अलग हैं। आज के टाइम पर इंसान सिर्फ अपना दुख देखता है, अपनी तकलीफ देखता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। इनफैक्ट लोगों को अपने परिवार वालों की भी कोई फिक्र नहीं है। और सच यही है कि आज के टाइम पे इंसान को किसी का भी दुख और दर्द नहीं दिखाई देता और इसी मानवता की कमी की वजह से आज के टाइम पे परिवार और एक समाज के तौर पर ह्यूमंस बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और इसके पीछे जिम्मेदार आज की जनरेशन नहीं है बल्कि आज से पहले की जनरेशन है। भले ही आज के टाइम पे पुरानी जनरेशन आज के बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा पछताती है और ये सोचती है कि इन बच्चों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है, इनके अंदर की फैमिली वैल्यूज मर चुकी हैं। आज की जनरेशन को इंसान का दुख दर्द बिल्कुल समझ नहीं आता, मगर कभी पुरानी जनरेशन ने ये सोच के देखा कि आज की जनरेशन इस तरीके की बनी क्यों। आज की जनरेशन इस तरीके की इसीलिए बनी है क्योंकि आज से पहले की जनरेशन यानी कि आज की जनरेशन के माँ बापों ने अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया है कि अपने काम से काम रखो, कभी किसी के झमेले में मत पड़ो, चाहे कोई कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो दूर रहो, क्योंकि शायद तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे अगर तुम किसी तकलीफ में पड़े हुए इंसान की मदद करने जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है और तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब भी नहीं रखना। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो पुरानी जनरेशन ने आज की जनरेशन को सिखाया वही आज की जनरेशन ने इम्प्लीमेंट करा। इन सभी बातों के अंदर कहीं भी पुरानी जनरेशन ने परिवार की वैल्यू
वैल्यूज को नहीं समझाया, ना माँ बाप की रिस्पेक्ट करने को लेकर जोर दिया, ना किसी की मदद करना सिखाया, ना अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। और अब जब पुरानी जनरेशन ने कोई भी अच्छी चीज अपनी नई जनरेशन को नहीं सिखाई तो आखिरकार आज की जनरेशन कैसे अच्छी चीजों को सीखेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। बच्चा वही इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में और वैसा ही बनता है जैसे माँ बाप उसे बनाने की कोशिश करते हैं या जो बातें उसके दिमाग में बचपन से डाली जा रही होती हैं। पुरानी जनरेशन ने बच्चों में सिर्फ लालच भरा, कायरता भरी, कंपटीशन के नाम पर सिर्फ नफरत और जलन भरी, तो फिर यही सारी चीजें तो आज की जनरेशन सीखेगी भी और यही करेगी। तो इन शॉर्ट, जो बोगे वही काटोगे। आप कैक्टस बोकर आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आपने जो बोया है आपको वही देखने को मिल रहा है। और मैं आज की जनरेशन से भी यही कहना चाहूंगा कि प्लीज, भले ही आपकी पुरानी जनरेशन ने आपके कल्चर और आपके अंदर की इंसानियत को पूरी तरीके से मारने की कोशिश करी हो, लेकिन एज अ ह्यूमन और एज अ सिविलाइजेशन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोमा में पड़ी हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोमा से बाहर निकालें और उनको फिर से इंसान बनाने की कोशिश करें जिनके अंदर इंसानियत हो, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकें। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड सीजन के लिए कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।